औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमवतन के तमाम तर नाज़रीन को राजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून ऑस्ट्रेलिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब नदीम शेख साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सियासी काम हो या समाजी काम हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत में ज़रा गर्मा गर्मी चल रही है, तो हमने सोचा कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करने वालों में से कोई अगर आकर बताएं। मियाँ साहब का ख़ताब आपने सुना, बड़े अरसे के बाद, एक मुद्दत के बाद मियाँ नवाज शरीफ मीडिया पे आए और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। उस पर बड़ी बहसें, बड़ी तकरारें और बड़े तबसरे हो रहे हैं। तो आइए आज नदीम शेख साहब से हम बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या राय रखते हैं, इनका स्टांस क्या है उस पर। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत मेहरबानी राज साहब, आपकी मोहब्बत का आपने इनवाइट किया। एक दफ़ा पहले भी आपने इनवाइट किया था, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपसे बड़ी प्यार मोहब्बत और जो दिल की बातें हैं वो होंगी। और मैं हम वतन ग्रुप का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिस कम अरसे में आप लोग जिस तरह लोकल कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और जितने पॉपुलर हुए हैं, उसमें भी आपकी मेहनत का जो है बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, ये बताइए कि एक तवील मुद्दत से आप मियाँ नवाज शरीफ के सिपाहियों में शामिल रहे, बल्कि मार्शल लॉ का दौर रहा तब भी, और अब भी जो है वो जब मियाँ साहब जिला वतनी काट रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में, अब भी आप खड़े हैं। तो कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम भी पार्टी छोड़ के पीटीआई या किसी और पार्टी की तरफ जाएं? राज साहब, असल में मैं अपने आप को एज ए पॉलिटिकल वर्कर और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले के तौर पे जो चीज़ पे बिलीव करता हूँ वो ये है कि हमें अपने मुल्क को एक सही इस्लामी और फलाही स्टेट बनाना है जिसमें सिविलियन की बालादस्ती हो। यही कायद-ए-आज़म का ख्वाब था और इसीलिए ये मुल्क बना था कि जहाँ के एक ऐसा तबका जो नीचे से ऊपर आए, मिडिल क्लास, और वो आके इस मुल्क में हुक्मरानी करे और जो मिडिल क्लास के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो थे वो फलाही रियासत से हमने कभी भी उस पर अमल नहीं कर सके और वो वहाँ से सिक्योरिटी स्टेट और अब फुल सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे हम लोग उभर के ऊपर आए हैं। और ये जो मियाँ आपने बात की मियाँ साहब की, तो जब मियाँ साहब ने ये सिविलियन बालादस्ती के लिए जंग शुरू की, तो तब से मेरी जो है मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम नून के साथ जो है मेरा दिल जो है उनकी तरफ माइल हुआ और मैंने उनकी फ़ाइट में जो है जितना भी कर सकता था बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लिया। और ये मियाँ साहब का नहीं है, ये अगर मियाँ साहब ना करते तो ये फिर भी होना था। आज नहीं, हमारी ज़िंदगी में नहीं, 10 साल बाद किसी न किसी ने ये अलम उठाना था, क्योंकि वो। अब आते हैं इस बात की तरफ। मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और तीनों बार मियाँ साहब की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कभी 10 कोर आ जाती है, तो कभी ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, और इस बार तो वो मतलब बीमारी का, लोग कहते हैं बहाना या जो भी उसे कह लें, बीमार हुए, मुल्क छोड़कर चले गए। वहाँ यूके में बैठकर वो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। आखिर मियाँ साहब ही क्यों, तीनों दफ़ा मियाँ साहब के साथ हाथ क्यों हुआ? यही क्वेश्चन है। इसके आप इसको देखिए, मियाँ साहब जब 85 में आए हैं और उसमें अप टू 93 मियाँ साहब का कोई क्लैश नहीं हुआ, क्योंकि मियाँ साहब ने वही लाइन टो की जो कि एस्टेब्लिशमेंट को लेके आई, उनसे करवा रही थी। 93 में आपको याद होगा ग़ुलाम इसहाक़ खान के ज़माने में उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। उनका सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा 93 से। और जिसके जनरल काकड़ ने उनको फारिग किया और वो उसके बाद दोबारा खैर उन्होंने अदालत ने बहाल किया, लेकिन फिर वो फारिग कर दिए गए। उसके बाद जो है 97 में दोबारा आए, दरम्यान में बेनज़ीर बीबी की हुकूमत आई, उन्हें भी तंग किया। नज़ीर की हुकूमत आई, उनको भी कभी सिक्योरिटी रिस्क और कभी डिफरेंट अलकाब से नवाजा गया। तो मियाँ साहब 97 में आए और 99 में फिर उनसे मार्शल लॉ लगा के हुकूमत ले ली गई। उसकी वजह ये थी कि वो जैसे ही सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी इंटीरियर पॉलिसी जो है वो सिविलियंस बनाए। हाँ, मैं इसमें हक में, वो भी इसमें हक में थे कि उनमें इनपुट ज़रूर हो, जो आपके अस्करी अदारे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, वाई नॉट, लेकिन उनकी डोमिनेंस ना हो कि दे टेल यू व्हाट टू डू। तो उसमें यह हुआ 2013 में जब मियाँ साहब आए हैं, और जो 2-2.5 साल वो रहे हैं उसमें आप देखिए उसमें क्या हुआ। डॉन लीग्स उसमें हुई, वो जो है धरने उसमें कराए गए।
तो उनको तब भी 2-2.5 साल भी सुकून से नहीं बैठने दिया गया, और जैसे ही वो कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ अफगानिस्तान में उन्होंने कहा कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो ये जो इंटरफेरेंस नो इंटरफेरेंस पॉलिसी थी अफगानिस्तान के, ये एक्सेप्ट नहीं की कि GHQ में भी इंडिया की तरफ से उनकी जो पॉलिसी जो थी कि भाई इंडिया के साथ हम ट्रेड रिलेशन शुरू करते हैं, कश्मीर का मसला आहिस्ता हल होगा, लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो शुरू करें, और जो तालिबान गुड तालिबान बैड तालिबान वाला फ्रेज है उससे बाहर आए, और एक जो नैरेटिव जो पूरी दुनिया में बन रहा है कि एक पीसफुल डायलॉग होना चाहिए, और उसमें जो है जो लोग नहीं मानते उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अपने बॉर्डर्स क्लियर करें, तो उसमें फिर इख्तलाफ हुआ जिसकी वजह से आपको फिर वो उनको। लेकिन अफ़गानिस्तान का शेख साहब जो मामला है, अफ़गानिस्तान के मामले में देखें, एक तो हमारा बरादर हमसाया मुल्क है और हम इस तरह कनेक्टेड हैं, मज़हब हमारा एक है, कल्चर मोरलेस एक है और बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। अफ़गानिस्तान में कभी पीस नहीं हो पाया। अगर हमारी इंटरफेरेंस अफ़गानिस्तान के साथ ना हो, हमारी गंदम अफ़गानिस्तान जाती है, हमारी बहुत सी इमदाद जो है वो अफ़गानिस्तान को मिलती है, अगर हम वहाँ पे ना करें, देखना इंडिया ने 60 के करीब अपने जो कॉन्सुलेट ऑफिस हैं वो वहाँ पे बनाए, तो अगर पाकिस्तान वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करता तो इंडिया तो अफ़गानिस्तान को डोमिनेट करेगा। सर यही कॉन्सेप्ट हमें बताया गया ना GHQ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इंडिया में खा जाएगा। अब मसला ये है कि इंडिया ने वहाँ 60 कौंसल खाने जैसे आप बता रहे हैं बनाए, पाकिस्तान ने 30 लाख अफगानियों को जो अपना मेहमान रखा, हम उन्हें जैसे आपने फरमाया गंदम देते हैं, हेल्प करते हैं, हर चीज़ में पोर्ट की सहूलत देते हैं कराची से, इसके बाद भी हमारे बारे में वो नफरत क्यों है? हमें तो अफगानी जो हैं वो उनको उन्हें भाई समझना चाहिए, दे डोंट लाइक अस एंड दे लाइक इंडिया, व्हाई इज दैट? ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी हुई ना कि आप इंडिया ने तो कोई उनको रेफ्यूजीज नहीं रखे, कोई उनकी इतनी हेल्प नहीं की जिस तरह। वो वजह यही है कि जब हम एक ग्रुप को फेवर करें किसी दूसरे अफगानी ग्रुप के खिलाफ, तो एक ग्रुप में तो नफरत फैलेगी हमारी, या वो तो फिर ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली। तो वो मियाँ साहब की पॉलिसी ये थी कि अफगानिस्तान वालों को अपनी गवर्नमेंट और अपने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो उनको अपना बनाने दें, हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी किसी खास ग्रुप के लिए कि भाई इनको आप ऊपर लाएं और हमारे ताल्लुकात इनसे बेहतर है तो दे शुड कम इनटू द गवर्नमेंट। अफगानों को हक है हमारी तरह कि वो जिस गवर्नमेंट को चाहें, जिन लोगों को चाहें वो लेके आए, और जब उनकी हुकूमत बन जाए पॉलिटिकल हुकूमत, उसके साथ आप एफिलिएट करें, उनकी हेल्प करें, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाएं, तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं थी। और इसीलिए हम अफगानिस्तान में भी सारा कुछ करने के बाद जो है आज हम जो है वो उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात, वो हमारी जो हर सेकंड डे जो है वहाँ भी सरहद पे कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। कभी फायरिंग होती है, कभी मिसाइल फायर किए जाते हैं, कभी चौकियों पे हमले होते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, तो वो इट्स अ सैड थिंग बेसिकली। आपके पड़ोसी देखें ना, एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया कश्मीर में जुल्म ढाए और अफगानिस्तान से कोई ग्रुप उठे, ग्रुप ऑफ पीपल, और वो आके रॉकेट फायर करना शुरू कर दें, तो इट्स सैड। आते हैं मियाँ साहब का जो गुज़श्ता ख़िताब हुआ, इस ख़िताब के हवाले से बहुत से सवालात उठे। पहले मियाँ साहब ने इसलिए तो नहीं ये कहा जी कि जो लोग इमरान खान को लाए वो कौन लोग हैं जो लाए, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कहीं असाइलम वालम लेने का चक्कर तो नहीं है मियाँ साहब? नहीं सर, मसला ये है कि मियाँ साहब जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो मोस्ट ऑफ द जो उनकी जो लाइफ थी लाइमलाइट में और जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो गुजार चुके हैं। ही इज़ क्लोज टू 70 एंड इस टाइम पे वो 70 ईयर्स ओल्ड, कौन बंदा ऐसा होगा जो कि अपनी बीमार वाइफ को, बेटी को लेके पाकिस्तान जाए और पीछे से वाइफ भी उसकी फौत हो जाए और पाकिस्तान में जाके एक ऐसा नैरेटिव जो कि पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन लेना, और उनको पता है जब मैं उनके खिलाफ हेड ऑन लूँगा और वोट की इज्जत और सिविलियन जो आज़ादी की जो मैं जंग लड़ूंगा उसमें कोई आगे उन्होंने फूल नहीं बरसाने मेरे पे, उसमें मेरे ख़ानदान पे मुश्किलात आनी है। तो मेरे में तो इतना हौसला नहीं, अगर मैं 70 ईयर्स ओल्ड एंड आई विल टेक दैट रिस्क, सीधी बात है। तो अगर मियाँ साहब के पास जैसे बकौल इनके क्योंकि बड़े पैसे हैं जी, बड़े उन्होंने किया है, तो द बेस्ट सिनारियो इसका उन्होंने वो किया तो बाहर रह के याशी करते वो हमारी और आपकी जंग लड़ने, अगली नस्ल की जंग लड़ने पाकिस्तान क्यों आते हैं? अब भी जो उन्होंने वहां से बयान दिया उसके बाद उनकी लाइफ इजी तो नहीं हुई, वो तो और मसाइल पैदा हो गए ना उस बयान से। तो वो चीज़ जो मैं आपको पहले कह रहा था, वो एक अलम ऐसा है, वो मियाँ साहब उठाते, कोई मरियम उठाए, कल को कोई और यंगस्टर उठाए और किसी और सूबे से वो अलम उठे। ये एक जो नाइंसाफ़ी है जो हमारे मुल्क में कि जिसमें कि सिविलियन बालादस्ती जो अब तक कायम नहीं करने की दी गई और हर चीज़ कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये चीज़ ने जाना कि इसमें इंसाफ नहीं है। अब देखना मंजूर पशीन हुए, मोहसिन दावड़ हुए, ये क्यों पॉपुलर हो रहे हैं पख्तूनख्वा में? इसी तरह बलोचिस्तान में क्यों इतनी नफरत है?
यहाँ देखें, जहाँ मिलिट्री का लोगों में खौफ और हरास है, वहाँ पे मिलिट्री की एक रिस्पेक्ट और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है हमारी कौम में। पंजाब में आप कह सकते हैं, कौम जब जिक्र करते हैं ना, हम 4 कौमों में मुश्तमिल है। पंजाब, पख्तून, बलोची भाई, पख्तून भी बहुत लेकिन आप मोहसिन दावड़ जिनको मैंने आप के वो सारे पख्तून लोग हैं। बागी तो कब कहीं पे भी पैदा हो सकते एग्जैक्टली, सिंधी कौम है और मेरा मतलब, और मेरे सिंधी भाई हमारे जो है। तो अनफॉर्चुनेटली जो आपने बात की ना, मोहब्बत बहुत है, वो मोहब्बत पंजाब की साइड पे है। वो आई विल टेक इट एज एन इग्नोरेंस। इसीलिए हमें जो पंजाब को जो दूसरे सूबों से गालियां पड़ती हैं समर, उसमें इनका यही रोल जो है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो भी लाइन्स होती हैं वो टो होती हैं पंजाब से, या पंजाब के लीडर टो करते रहे हैं। हालांकि मिलिट्री में एक हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए एक बात करूँ, मिलिट्री में बलोच रेजिमेंट जो है और पख्तूनों की जो दस्ते या रेजिमेंट्स हैं, वो बड़ी ख़तरनाक कंसिडर की जाती हैं दुश्मन के लिए, और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो लोग जो है वो बड़े जिस तरह राजस्थान का जो एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं, वो जो फौज में है, वो सहरा की जो तपती रेत है उसमें मुल्क बड़े की सरहदों की हिफाजत करने में बड़े अहम लोग हैं वो। जी राय साहब, जब मैं ये कहता हूँ ना मिलिट्री एस्टेब्लिश, डजंट मीन कि द होल मिलिट्री। मैं कहता हूँ कुछ लोग जो कि मिलिट्री के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जरूरी नहीं कि उनका नैरेटिव नीचे तक पसंद किया जाता। अभी कुछ जनरल जो अभी रिसेंट जनरल सरफराज वगैरह जो जबरी रिटायर कर हुए हैं, तो वो वजह यही थी कि वो नैरेटिव लाइक नहीं कर रहे थे कि जिस तरह इंटरफेरेंस हो रही है मिलिट्री पीटीआई के थ्रू जो सिविलियन अमूर में जिस तरह ये हो रहा था, तो जनरल रिटेलिएट किया है कि दिस इज नॉट आवर जॉब। अभी बयान के बाद फूड पॉलिश एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ लोग गए, जर्नैलों से मुलाकातें हुई, जिनमें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो साबिक गवर्नर हैं सिंध के जी, जुबैर साहब, वो भी गए, उन्होंने मुलाकात की। तो कुछ देखिए जी, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना जी कि ऑनेस्टली कि जिस तरह हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में हर बंदे में इतना नहीं है कि वो खड़ा होके हेड ऑन या टेक ऑन करेगा आर्मी पे। तो हमारी दूसरी जमातों की तरह हमारी जमात में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि भाई इन लोगों से बातचीत करने के बाद थोड़ा सा मिडल ग्राउंड पे जो है वो काम करना चाहिए। और अपनी कैपेसिटी में भी कुछ लोग, जुबैर साहब जो हैं वो जनरल साहब के बेटे रहे हैं, तो उस उनके वो उनका कहना ये है कि हमारे 40 साल से ताल्लुकात है जनरल बाजवा और उनकी फैमिली के साथ। तो मैं तो उस कैपेसिटी में गया था कि मेरे फैमिली एज ए फैमिली, तो विच तकरीर के बाद ही क्यों गए, पहले क्यों नहीं? ये सुना तकरीर से पहले गए थे ये। तकरीर से पहले अगस्त के एंड में उनकी मुलाकात हुई थी। तो वो ये असल में वो यही चाह रहे थे कि भाई अब जैसे कि ये आज का इन्वायरमेंट नहीं है पाकिस्तान में, इजाज़त नहीं है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो बेसिकली ये कहने के थे कि जो पीटीआई गवर्नमेंट जो कर रही है, ये जिस तरह अवाम का बैकलैश आ रहा है, तो हम लोग चाहते हैं हम सड़कों पे आएँ, इसका एहतजाज करें अवाम के साथ मिलकर। तो वो इजाज़त एक तरह की जो है अप्रूवल वो लेने गए थे अपनी तरफ से। लेकिन उनको वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यही उनको भी जवाब मिला जो उनको 5 साल इनकी हुकूमत रहेगी और आप लोग जो सड़कों पर ना आएँ। जो कि कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ, इस तकरीर के बाद मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सियासत ख़त्म हो गई है। इसमें कहाँ तक सदाकत? मेरा तो ख्याल है इस तकरीर के बाद ही सियासत दोबारा जो इनकी उठी है और चमकेगी इंशाल्लाह। वो इसलिए कि मियां साहब का एपीसी का बयान जो है, तकरीर जो है, उसके बाद जो है आपने देखा जीएचक्यू से आईएसपीआर से कितनी वो एक्सप्लेनेशन आई हैं कि फौज का बिला वास्ता या बिल वास्ता सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर वो उनका कोई असर ना होता तो इस तरह। उसके बाद शेख रशीद जो हैं, तो मेरा ख्याल ISPR के वो भी एक एज ए नुमाइंदे के तौर पे गिने जाते हैं। तो उन्होंने अपनी हर टीवी चैनल पे आके वो भी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट, वैसे सैड ये होना नहीं चाहिए कि आर्मी को जो है वो एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े। वो हमारे मुहाफिज हैं और उनका हमारे दिलों में बड़ा एहतराम है। लेकिन अगर इस तरह की बात होती है, कहीं ये तो नहीं कि मियाँ साहब, मियाँ बरादरान जो हैं, वो गुड कॉप बैड कॉप वाली पोजीशन में हों। एक भाई जो है वो मिलिट्री को थोड़ा सा सॉफ्टी डील कर बुरा कहे
तो दूसरा गुड कॉप बन के उनको सॉफ्टली डील करके, तो किसी नहीं, डील का ये कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं, बेसिकली जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेसिक बाय नेचर इज अ सॉफ्ट पर्सन एंड वो बिलीव नहीं करते कभी भी कि किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात वगैरह में। उनके हमेशा से कोशिश रही थी कि ये किसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, और कोई ऐसे इश्यूज हैं बैठ के वो चीज़ें हल कर ली जाए। लेकिन उन्होंने भी, मेरे ख्याल उन्होंने भी जो है वो फील किया है कि वो बात ऐसे नहीं बनेगी। और एक तरफ में वो आपके बयान की बात कर जो आपने किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ISPR की तरफ से आया था कि फौज का कभी भी बिला वास्ता या बिल वास्ता सियासत मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कभी रहा है। तो शाम को मैं कुछ शो देख रहा था उसी दिन ही, तो पुराने जर्नल जो हैं वो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि मियाँ साहब तो खुद फौज की गोद में बैठ के आए थे, मियाँ साहब को तो लाने वाले फौजी थे। तो एक तो तरफ तो फौज का दायरा ये कहता है, उनके रिटायर्ड आदमी जो है वो ये कहते हैं कि हम लेके आए थे। असद दुरानी और जो हमीद गुल वो खुद कहते हैं हमें IGI बनाई है। तो ये मेरा मतलब बंदा कौन से बयान को माने और किसको छोड़े। एक तरफ आप उसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने बनाई है। डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स, ये इस पे स्टेटमेंट्स जो है वो उनकी अफादियत और अहमियत टाइम के मुताबिक होती है। और इवन PTI के लीडर्स जो है, कभी जी मियाँ साहब तो खुद बेनिफिशियरी रहे हैं फौज के। नहीं, वो तो रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ, जनरल ज़ियाउल हक साहब उनको तो फिर ये वाली स्टेटमेंट मान लेते हैं कि मियाँ साहब के बेनिफिशियरी रहे हैं, तो फिर ये भी मान लें कि फौज हमेशा इंटरफेयर करती रही इलेक्शन में अपने फेवरेट बंदों को लाने के लिए। यही मियाँ साहब कह रहे हैं। नहीं, वो देख रहे हैं मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्लिम लीग काफ जब आई तो मुस्लिम लीग काफ भी तो बेनिफिशरी थी, मतलब मुशर्रफ गवर्नमेंट। सच तो यही है, तो अब सच को मान लेना मानना थोड़ा सा मुश्किल काम है। जब आपने अटैक करना होता है मियां नवाज शरीफ पे, उनकी पार्टी पे, तो ये सच को आप जर्नैल भी खुद खोल के सब जी हाँ ये देखें इन्होंने ये किया। एक और बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में उठता है कि जरदारी साहब हमेशा हाथ सा कर जाते हैं मियां साहब के साथ। पिछली बार भी आप देख लें कि वो इनके साथ हाथ किया उन्होंने, इस बार भी अगर जरदारी साहब का बयानिया देखें, मियाँ साहब का बयानिया देखें, तो उसमें कुछ सॉफ्टनेस है उनके बयानिया में। जी वो देखें सर, मसला ये है कि मैं बिलीव करता हूँ कि पंजाब को कुछ अपनी जो फेवरिज्म रहा टुवर्ड्स आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, और उसका कुछ उन्हें अपना कर्ज चुकाना पड़ेगा, और इसके लिए पंजाब के लीडर को और पंजाब की आवाम को कुर्बानी देनी चाहिए। सिंध ने काफ़ी कुर्बानी दे दी पीपल पार्टी को, हमारे भाई हैं बेनज़ीर शहीद साहिबा हुई, भुट्टो शहीद हुए, फांसी दी गई अदलिया के थ्रू, तो उन्होंने काफ़ी जो है सफरिंग की है, जो फाइट भी की है। अब इस पंजाब की बारी है कि वो खड़ा होके और बड़ा भाई का किरदार अदा करें। और जो बलोच जो हैं वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं, पश्तून भी आपकी तरफ देख रहे हैं, और प्लेटफॉर्म तो पार्टी वालों ने, जरदारी साहब ने प्रोवाइड किया मियाँ साहब को, APC सब लोगों को इकट्ठा करके तो स्टेज मियाँ साहब को दिया है। जितना वो कर सकते थे उन्होंने अपनी कैपेसिटी में किया है। बिल्कुल। आप फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर जो है, फ्यूचर को इतना अच्छा नहीं मुझे नज़र आ रहा अभी, जो नियर फ्यूचर है। उसका वजह ये है राजा साहब कि हमारी जो एक तो जो पिछले 10 सालों में आप देखते हैं अपने मुल्क को, तो हमारी यूसुफ रज़ा गिलानी ने बयान दिया था पार्लियामेंट के कि ISI इज़ अ स्टेट विद इन अ स्टेट, अगर आपको रिमेंबर। अब वो बात उससे आगे चली गई है, अब स्टेट ओवर अ स्टेट है। अब वो वाली इन अ स्टेट से ओवर अ स्टेट, और एक पैरेलल ताकतवर निज़ाम साथ साथ चल रहा है हमारी जो जमहूरियत के साथ, जो कि बहुत ताकतवर है, और जमहूरियत जो है वो उसके आगे नहीं चल सकती। इसकी कहीं ये वजह तो नहीं कि हमारे सियासतदान करप्ट ही इतने, फिर आर्मी को इंटरवीन करना पड़ता है उनको राह रास्त पे रखने के लिए? यही तो नैरेटिव है सर, कि जो कि आर्मी ने फैला के सियासतदान को, जो आवाम की नज़र में जो उनको थोड़ा सा लेट डाउन करने के लिए यही नैरेटिव यूज़ किया करप्शन का, अनफॉर्चुनेट। अब अभी देखें, चले मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, सारे क्रिटिसिज्म करते हैं, जो अब सादक और अमीन सियासतदान साहब आए हैं, इमरान खान साहब जो आर्मी के उसमें है, ये तो करप्ट नहीं है? नहीं है, ठीक है। चले अभी पीछे गिलगित बल्तिस्तान पे एक मीटिंग हुई है जिसमें सारी जो पार्टीज है उनको बुलाया गया था, और आर्मी चीफ ने उसको ऑर्गेनाइज किया GHQ में, जो कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, क्योंकि एक सियासी मसला है गिलगित बल्तिस्तान का। तो आर्मी हाउस में हुई एनीवे उस पर। तो उसमें जब शेरी रहमान साहबा ने उनसे पूछा कि जी ये वज़ीर आज़म साहब कहाँ हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया। तो बाद में शेख रशीद साहब ने रात को TV पे बुलाया कि उनको बुलाया नहीं गया था। तो इसका मतलब है
कि गिलगित बल्तिस्तान को हमने सूबा बनाना है, एक पॉलिटिकल इशू है जिसमें इंडिया का भी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, और सी पैक बन रहा है, और हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा कि उसे भी इन्वाइट करें इसमें, कि इस अब ये जो स्पेस जो वो तो करप्ट नहीं है बकौल आपके GHQ के, तो उसको क्यों नहीं बुलाया गया। और ये चीज़ वो चीज़ थी जो कि पार्लियामेंट में जाती, उस पर बहस होती और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में राय ली जाती, सर आप किस तरह चाहते हैं, कैसे होना चाहिए, उनसे गाइडलाइंस देखें, एस्टेब्लिशमेंट से जो भी उन जो रेड लाइंस हैं वो देखें, उसके बाद इसका जो लॉ बनना है, इसको सूबा बनना है, जो भी कुछ होना उसकी बहस हो पार्लियामेंट में, और उसके बाद जो उसका मंतकी इंजाम हो वो हो। तो अब GHQ में उसको चेयर कौन कर रहा है, उसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चेयर कर रहे हैं, जहाँ सारी पोलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, और प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया गया। अब ये स्पेस आपने दे तो दिया उनको, अब उनसे वापस कौन लेगा ये स्पेस। अब नेक्स्ट कल को प्राइम मिनिस्टर को इसी पेपर पार्टी का आता है या PTI का आता है या नवाज शरीफ साहब का आता है, तो दे आर यूज्ड टू, आपने उनसे स्पेस वापस कैसे लेनी है जो आपने छोड़ दी है। एंड दिस इज इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कोई नियर फ्यूचर में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जिसमें कोई डेमोक्रेसी और सिविलियन जो हुक्मरानी का जो ख्वाब हम देखते रहे हैं वो किसी तरफ लगेगा, क्योंकि ये जो मुश्किल से मुश्किल हालात आने वाले दिनों में होंगे। नून लीग का फ्यूचर क्या नजर आता है? नून लीग का फ्यूचर एक ही है जी कि सिविलियन जो बालादस्ती है, क्योंकि अगर आप सिविलियन बालादस्ती का जो आपका जो नैरेटिव है, अगर आप उससे पीछे हट जाते हैं तो आपका नैरेटिव और दूसरों के नैरेटिव में कोई फ़र्क नहीं है। तो चाहे वो PTI हो, काफ लीग हो, पीपल पार्टी हो, कोई भी जो भी, फिर तो आप यू आर जस्ट अ फिगर, और फिर आप वही पुरानी तनख्वाह पे आप काम करें। नून लीग ने अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो मियां नवाज शरीफ का नैरेटिव जो है उसको हमने स्ट्रांग बनाना है। उनकी जो नई जनरेशन है, जो तो मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से पॉपुलर हो रही हैं, कल भी वो मरी से जब इस्लामाबाद आई थी तो लोगों ने वो बड़ा उनको शोल्डर पे धक्का लगा, वो पॉपुलैरिटी अभी आपको लग रहा है क्योंकि लीडर जो इमर्ज कर रही हैं, और इंशाल्लाह वो इमर्ज करती हैं, या कोई और शाहिद खान अब्बासी साहब भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो इस नैरेटिव को लेकर चलते हैं। अवाम का नैरेटिव का मियाँ साहब हमारे साथ रहे जब तक हैं, उसके बाद भी ये नैरेटिव चलना चाहिए, और जब तक हम कंप्लीट एक आज़ादी हासिल नहीं कर लेते तब तक जो है हमारा ख्वाब, ये कायदे-ए-आज़म का ख्वाब पूरा नहीं होगा, एक ऐसा पाकिस्तान जो कि हर तरीके से मजबूत हो। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी दिल खोल के जामे किस्म की गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये थे नदीम शेख, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑस्ट्रेलिया, और हम वक्तन फ़वक्तन शेख साहब को तकलीफ़ देते रहेंगे। जब भी कोई सियासी गहमा गहमी होगी तो हम शेख साहब के साथ जो है वो एक नशिस्त दोबारा रखेंगे। आज के लिए अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आए, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खा वो नून लीग के लोग हों, सहाफ़ी हों, या किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, हमारा मकसद यही है हमारा मुल्क तरक्की करे, फले फूले, हमारे मुल्क में अमन हो, शांति हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, तरक्की हो, और हम यहाँ पर ओवरसीज़ में रहते हुए फ़ख्र से ये कह सकें कि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक में है। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नदीम शेख को, राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।